हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 बायोलॉजी का एक टॉपिक है। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक ऑर्गेनिज़म की उस तरतीब को देखेंगे कि जिसके बाद वो कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बन जाता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन उस तरतीब को कहते हैं जो कि स्टेप वाइज एक तरतीब होती है और एज अ रिज़ल्ट एक ऑर्गेनिज़म बनता है। अगर हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया होते हैं, और जो सबसे कम्प्लेक्स होते हैं या मोस्ट कम्प्लेक्स होते हैं वो ह्यूमन होते हैं। और इन दोनों के दरमियान इंटरमीडिएट लेवल के बहुत सारे ऑर्गेनिज़म मौजूद होते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे और लेवल्स की भी बात करेंगे। ये यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ लेवल लिखे हैं। टोटल 8 लेवल्स हैं और हर एक लेवल में हम आगे सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। यानी नंबर 1 पे हमारे पास जो पहला लेवल है वो एटम्स का है। जब एटम्स आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल्स बनेगा। एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ऑर्गेनीली बनता है। फिर ऑर्गेनीलीज आपस में मिलकर सेल्स बनेंगे, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू, और इसी तरह आर्गन बनेगा। आर्गन्स आगे आर्गन सिस्टम के ज़रिए मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बनेगा। यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे पहले बैक्टीरिया सिंपलेस्ट होते हैं, तो ये यहाँ तक इन स्टेप से गुज़र कर, इन 4 लेवल से गुज़र कर बैक्टीरिया बनेंगे। लेकिन अगर हम ह्यूमन की या दूसरे वर्टिब्रेट की बात करें तो यहाँ लेवल नंबर 8 तक पहुँच जाएंगे और आखिर में ये कंप्लीट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म बनेगा। अच्छा, फिर आगे इसी में ही दोबारा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल 16 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इन 16 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन 16 में 6 बेसिक होते हैं या ज़्यादा मकदार में जानदारों की बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम पर मुश्तमिल होते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो 10 है, और ये भी बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये कम मकदार में लिविंग बॉडीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, और ये पोटाशियम है, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक एंड आयोडीन है। लिहाजा ये कम मकदार में मौजूद है। यानी ये पहले जो 6 इन नंबर हैं ये तकरीबन 99% मौजूद होते हैं लिविंग बॉडी में, और बाकी ये 10 जो हैं ये ओनली 1% मौजूद होते हैं। इनकी परसेंटेज को देखा जाए तो ऑक्सीजन 65, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18, नाइट्रोजन 3 और कैल्शियम 2% होते हैं, और बाकी तो बिल्कुल कम, 1 या 1 से भी कम। तो ये बायो एलिमेंट्स होते हैं 16। इसके बाद जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं यानी एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा। फिर मॉलिक्यूल के 2 टाइप्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल जैसा कि अमाइनो एसिड हैं, एक अमाइनो एसिड होता है तो जाहिर है कि ये इकाई है प्रोटीन की, लिहाजा ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा जिसको प्रोटीन कहते हैं, लिहाजा ये प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनील बनेगा, यानी बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ऑर्गेनील बनेगा, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया से सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ऑर्गेनील मुख्तलिफ आपस में मिलकर एक सेल बनेगी। जाहिर है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, तो इसी तरह से ऑर्गेनील सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ बैक्टीरिया की बात करें तो एक सेल होता है और एक कंप्लीट बॉडी रखता है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है और सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है। तो फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, न ऑर्गेनील लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं होते, लिहाजा मॉलिक्यूल से डायरेक्टली फिर सेल में आएंगे। अच्छा, अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फिर सेल से आगे भी जाएंगे
اور آخر تک ہم پہنچیں گے جو کہ لیول نمبر 8 ہے، وہاں تک پہنچیں گے۔ لہٰذا سیلز سے آگے سیلز کی ایک گروپ ہوتی ہے اور اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں، یعنی سیلز کا آپس میں گروپ بنا کے ٹیشو بننا ہوتا ہے، اور اس کی اگزامپل ہمارے پاس زائلم ہے۔ ظاہر ہے کہ زائلم ٹریکیائڈ سیلز پر مشتمل ہوتی ہے، اور ہر ایک ٹریکیائڈ سیل دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کر کے سب کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ زمین سے پانی کو لیپس میں پہنچانا، یہ زائلم کا کام ہوتا ہے۔ پھر آگے جب مختلف ٹیشوز آپس میں ملیں گے تو ایز اے ریزلٹ آرگن بنے گا، یعنی گروپ آف ٹیشوز، جیسا کہ سٹمک ہوتا ہے تو سٹمک ایپیتھیلیل اور مسکولر ٹیشو پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایپیتھیلیل ٹیشو گیسٹرک جوس ریلیز کرتا ہے، اس گیسٹرک جوس کی موجودگی میں فوڈ اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جانب مسکولر ٹیشو ہوتا ہے، مسکولر ٹیشو الاسٹک ہوتی ہے اور یہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کے دوران کام آتی ہیں۔ لہٰذا دونوں ٹائپ کے ٹیشوز ایک ہی ارگن میں موجود ہوتے ہیں، یعنی دو مختلف ٹیشوز آپس میں ایک ہی ارگن بناتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ٹیشوز آپس میں ایک گروپ بناتے ہیں جس کو ارگن کہتے ہیں۔ پھر آگے ارگن سسٹم بنتی ہے، اور یہ ارگن سسٹم مختلف ارگنز کے گروپنگ کی نتیجے میں بنتی ہے، اور ایگزامپل سے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، تو یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہارٹ پر مشتمل ہوتا ہے، آرٹریز پر، وینز اور کیپیلریز پر۔ تو یہ چار جو مختلف ارگنز ہیں، یہ چار ارگنز آپس میں مل کر ایک ہی سسٹم بناتے ہیں جس کو سرکولیٹری یا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں، اور یہ ارگن سسٹم کا ایک ہی ایگزامپل ہم نے یہاں لکھا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے، ایک کمپلیٹ آرگینزم بنتا ہے، یعنی ارگن سسٹمز آپس میں مل کر ایک کمپلیٹ آرگینزم بنتا ہے۔ اگر اینیمل یا ہیومن کی بات کریں تو وہ بہت آسان ہے کہ ریسپیریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، ڈائجسٹیو سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، اور اس طرح کی جتنے سسٹمز ہیں ورٹیبریٹ باڈی میں، تو وہ آپس میں مل کر ایک کمپلیٹ ملٹی سیلولر ورٹیبریٹ آرگینزم بنتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر پلانٹ کی بات کریں تو روٹ ایک سسٹم ہے، شوٹ ایک اور سسٹم ہے، یہ دو سسٹمز آپس میں مل کر ایک کمپلیٹ آرگینزم بنتا ہے جو کہ پلانٹ ہوتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔